हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। स्वागत आप सबका मेरे चैनल पर फिर से एक न्यू एपिसोड में। आज हम बात करेंगे एक ऐसी कोरियोग्राफर की जिसके बारे में सुनकर आपको काफ़ी आश्चर्य, हैरानी और काम करने के प्रति हिम्मत मिलेगी उनके जज्बे को देखकर। सन 1948 में बम्बई का एक छोटा सा मोहल्ला, एक साधारण से घर में एक बच्ची का जन्म हुआ। नाम रखा गया निशा खान। वह नन्ही सी बच्ची जो आगे चलकर पूरी दुनिया में सरोज खान के नाम से जानी गई। कहते हैं कुछ बच्चों के साथ जन्म से ईश्वर कोई ना कोई हुनर दे देता है। सरोज खान के साथ भी कुछ ऐसा ही हुआ। जब वो सिर्फ 3 साल की थी तब से ही उनका शरीर अपने आप संगीत और ताल पर थिरकने लगता। कोई गाना बजे या न बजे, उनकी परछाई ही उनके लिए संगीत बन जाती। वो घंटों आईनों के सामने खड़ी होकर अपनी छाया के साथ नाचती रहती। उनकी माँ अक्सर कहती, यह बच्ची रात भर क्यों नहीं सोती, यह आईने के सामने क्यों खड़ी रहती हैं। लेकिन मोहल्ले के लोग जब उन्हें देखते तो कहते, यह बच्ची पागल है, इसे डॉक्टर को दिखाओ। एक दिन परिवार उन्हें सचमुच डॉक्टर के पास ले गया। डॉक्टर ने पूछा, यह क्यों लगातार हाथ पांव हिलाती है। तब उसकी मासूम माँ ने रोते हुए कहा, हमें डर है कहीं इनको कोई बीमारी तो नहीं। लेकिन डॉक्टर ने ध्यान से देखा और कहा, मुस्कुराकर बोला, बीमारी नहीं, यह बच्ची एक दिन बहुत बड़ी डांसर बनेगी। इसके अंदर भगवान ने नाचने का वरदान डाला। बस यही वो पल था जब एक 3 साल की बच्ची को उसकी असली पहचान मिल गई और एक आशीर्वाद मिला। लेकिन जिंदगी इतनी आसान नहीं थी जितना कि आप या मैं समझते हैं। सरोज खान का जन्म 1948 को हुआ था। पंजाब के कुछ हिस्से में हुआ था जो आजकल पाकिस्तान में है। जब 1947 का बंटवारा हुआ तो उनका परिवार सब कुछ छोड़कर भारत आ गया। कहते हैं कि ट्रेन में बैठते वक्त उनके पास ना तो कोई पैसे थे, ना खाने का कोई सामान, ना कोई जमीन, ना कोई जायदाद। सिर्फ एक छोटा सा ट्रंक और कुछ कपड़े लेकर उसकी माता पिता मुंबई के एक रिफ्यूजी कैंप में पहुंचे। वहाँ हालत बहुत खराब थे। भूख, प्यास, बीमारी, भीड़। कई लोग वहाँ कैंप में ही दम तोड़ रहे थे। सरोज की माँ बताती थी कि उस समय परिवार के पास खाने के लिए दाल चावल तक नहीं थे। कई दिनों तक सिर्फ सूखी रोटियां और नमक खाकर उन्हें गुजारा करना पड़ा। घर चलाने के लिए सरोज की माँ ने नर्स का काम शुरू किया। रात रात भर अस्पताल की ड्यूटी करती, फिर सुबह बच्चों के लिए खाना बनाती। सरोज अक्सर बताती कि उनकी माँ ने अपनी नींद और चैन गंवाकर बच्चों को पालने में कोई कमी नहीं छोड़ी। वहीं सरोज के पिता जो काफ़ी पढ़े लिखे थे और वहाँ पर एक उच्च नौकरी के पद पर कार्यरत थे। वहाँ यहाँ आने के बाद उनके पास भी कोई काम नहीं था। मुंबई आकर उन्हें भी अपना बच्चों का पेट पालने के लिए कबाड़ी का काम करना पड़ा। वह सड़क के किनारे कागज, बोतल, लोहे के टुकड़े इकट्ठा करते और उन्हें बेचकर घर चलाते। सोचिए, जिस पिता ने कभी अपने परिवार को आराम से सभी शानो शौकत से पाला था, आज वो बच्चों का पेट भरने के लिए गली गली घूमकर कबाड़ा बेच रहे थे। यह हालात देखकर सरोज के बचपन में ही उनके दिल में एक आग जल उठी कि मुझे अपने परिवार को गरीबी से निकालना है। अब आपको बताते हैं कि सरोज का फिल्मों की तरफ रुझान कैसे हुआ। एक बार खुद सरोज ने बताया था कि जब भी भूख लगती तो वो अपने गम को भुलाने के लिए आईने के सामने जमकर नाचने लगती। उनके लिए डांस सिर्फ शौक नहीं बल्कि जीवन का सहारा बन गया था। उस समय फिल्मों में बैकग्राउंड डांसरों की जरूरत ज़्यादा होती थी। बड़ी हीरोइन के पीछे नाचने वाली छोटी छोटी बच्चियाँ। छोटी सी सरोज को जब पहली बार स्टूडियो में खड़ा किया गया तो लोगों ने मजाक उड़ाया, यह दुबली पतली काली सी लड़की क्या नाचेगी। लेकिन जब गाना बजा और सरोज ने अपने पांव हिलाने शुरू किए तो सब हैरान रह गए।
उनकी लचक, उनकी अदाएं, उनकी आंखों की चमक किसी स्टार से कम नहीं थी। दिन भर नाचने के बाद सरोज को केवल 50 रुपये मिलते थे, लेकिन यह 50 रुपये उनका घर का चूल्हा जलाने के लिए पर्याप्त थे। उनके छोटे बहन भाइयों की पढ़ाई में वो मदद करने लगी थी। अब उनके माता पिता की चिंता भी थोड़ी कम हो गई थी। सरोज अब रोज स्टूडियो जाने लगी, कभी बैकग्राउंड डांसर बनकर, कभी ग्रुप डांसर बनकर। तो धीरे धीरे सबकी नज़रों में सरोज का आना शुरू हुआ। अब सरोज बैकग्राउंड डांसर और ग्रुप डांसरों का काम तो करने लगी थी। वह थोड़ा बहुत कोरियोग्राफ करना भी सीख गई थी, पर वह हमेशा यह सोचती कि मैं कब अपने दम पर नाच सिखाऊंगी, कब मेरी कोई पहचान होगी, कब लोग मुझे भी पहचानेंगे। आखिरकार किस्मत ने उन्हें मौका दिया। वो बन गई बोनी प्रभाकर के असिस्टेंट। प्रभाकर उस समय के मशहूर कोरियोग्राफर थे। अब सरोज सिर्फ नाचती ही नहीं थी, बल्कि सैकड़ों डांसरों को स्टेप्स भी समझाती थी। यहीं से उन्होंने सीखा भीड़ को कैसे मैनेज किया जाए, कैमरे की आंख को कैसे समझा जाए, हीरो हीरोइन के मूड के हिसाब से डांस कैसे बनाना है। तभी अब उन्हें लोग सीरियस लेने लगे थे, लेकिन उनकी असली पहचान अब भी बाकी थी। 1980 के दशक में जब बॉलीवुड में डिस्को और वेस्टर्न डांस का दौर था, सरोज ने देसी अंदाज को जिंदा रखा। उनकी कोरियोग्राफी में ठुमका, नजाकत, अदा थी जो सीधे दिल को छूती थी। 1 2 3 तेजाब फिल्म में 1988 के इस गाने ने सिर्फ माधुरी दीक्षित की जिंदगी बदल दी, बल्कि सरोज खान को भी अमर कर दिया। सरोज खान सभी एक्टरों को बार बार समझाती, जरूरत पड़ने पर उन्हें डांटती। इस तरह सरोज खान का नाम और उनकी कामयाबी का सिलसिला चल पड़ा। उनके फेमस गानों में धक धक, चोली के पीछे क्या है, मेरे हाथों में नौ नौ चूड़ियां, निम्बूडा और ना जाने कितने ही गाने थे। हर गाने में सरोज खान का अलग जादू था। लोग कहते थे हीरोइन सुपरस्टार तभी बनती है जब उस पर सरोज खान का गाना फिल्माया जाता है। अब लोग सरोज खान को डांस मास्टरनी कहने लगे। वहीं पर लेकिन उन पर कई बार इल्जाम भी लगे। 1990 के दशक में जब सरोज खान इंडस्ट्री की सबसे बड़ी कोरियोग्राफी बन चुकी थी, तो उनके खिलाफ कुछ डांसरों ने बगावत कर दी। इल्जाम लगाया कि वो सिर्फ उन्हीं डांसरों को मौका देती हैं जो उनके फेवरेट होते हैं। कई ने तो यह सवाल भी कहा कि वह उनके असिस्टेंटों से पैसे की डिमांड करती है, लेकिन सरोज खान ने इन सब बातों को झुठला दिया। अब कहानी को थोड़ा और आगे बढ़ाने से पहले सरोज खान के पर्सनल लाइफ की ओर चलते हैं। सरोज खान जब सिर्फ 13 साल की थी, तब उन्हें अपने से बड़े डांस मास्टर यानी सोहन लाल से प्यार हो गया। सोहन लाल उस वक्त शादीशुदा थे और उनके 2 बच्चे भी थे, मगर मासूम सरोज को इन सब बातों का अंदाजा नहीं था। उन्होंने अपने दिल की सुनी और फिर भी सोहन लाल से शादी कर ली। कुछ साल बाद जब उन्हें सच्चाई का पता चला कि सोहन खान की पहले से ही फैमिली है, तो उनके पैरों तले से जमीन खिसक गई। फिर भी सरोज ने अपनी शादी निभाई, क्योंकि वह प्यार को ही पूजा मानती थी। इस शादी से सरोज के 3 बच्चे हुए और उनकी पहली संतान बेटी थी। इस समय तक सरोज खान अभी इंडस्ट्री में पूरी तरह से अपने पैर नहीं जमा पाई थी। घर की हालत भी बहुत ज़्यादा ठीक नहीं थी। बेटी भी जन्म से बहुत ही कमज़ोर थी। सरोज जी हर रोज उनके लिए दवा, दूध और देखभाल करने में लगी रहती। घर की आर्थिक स्थिति भी बेहद खराब थी। यहाँ तक कि अस्पताल में बच्चे को दिखाने या इलाज कराने के लिए भी उनके पास पैसे नहीं थे। सरोज बताती थी कि वह अपने बच्चे को डॉक्टर के पास ले जाना चाहती थी, लेकिन ऑटो या टैक्सी का किराया तक नहीं था। बच्चे की तबीयत अचानक बहुत ज़्यादा बिगड़ गई। वह सोच रही थी कि किस तरह पैसे का इंतजाम करे, डॉक्टरों के पास ले जाए, लेकिन इलाज से पहले ही उनका बच्चा उनकी गोद में दम तोड़ गया।
सरोज खान ने कहा, उस दिन मुझे लगा कि मेरी दुनिया ख़त्म हो गई, लेकिन मैंने खुद को संभाला क्योंकि टूट कर बैठने का मतलब था गरीबी मुझे और तोड़ देगी। इस दर्द ने उन्हें और मेहनती बना दिया। उन्होंने कहा, मैंने सोचा अब कभी अपने परिवार को ऐसी हालत से नहीं गुजरने दूंगी। उन्होंने अपने आंसुओं को पूछा और अपने डांस में बहा दिया। अपने बच्ची की मृत्यु के बाद ही वो अगले ही दिन फिल्मी सेट पर बच्चों को, एक्टरियों को डांस सिखाने तक पहुंच गई। क्या ऐसी कोई माँ कर सकती है? ये है सरोज जी का हौसला। अब आपको बताते हैं सरोज खान और माधुरी दीक्षित से जुड़े कुछ इंटरेस्टिंग किस्से। जब माधुरी ने अपने कैरियर की शुरुआत की तो वो डांस में उतनी परफेक्ट नहीं थी। फिल्म तेजाब के गाने 1, 2, 3 की कोरियोग्राफी सरोज खान कर रही थी। उन्होंने माधुरी से कहा, अगर इस गाने में तुमने परफॉर्मेंस डाल दी तो तुम्हें कोई नहीं रोक पाएगा कि तुम सुपरहिट ना हो। तुम्हें धक धक गर्ल के नाम से जाना जाएगा। और वही हुआ। माधुरी ने एक बार कहा कि सरोज जी को गुस्सा भी आता था, लेकिन उनके गुस्से में भी डांस और प्यार दोनों छुपा होता था। धक धक गर्ल में माधुरी के एक्सप्रेशन और डांस दोनों का जादू सरोज खान की वजह से ही था। सरोज ने माधुरी को सिखाया, गाने को सिर्फ डांस नहीं बल्कि एक्टिंग के जरिए भी महसूस किया जाता है। माधुरी और सरोज का रिश्ता गुरु शिष्य का रिश्ता था। माधुरी ने कहा, मेरे डांस में जो ग्रेस और चार्म है वह सब सरोज जी का तोहफा है। माधुरी मेरी सबसे परफेक्ट स्टूडेंट है। यह बात खुद सरोज जी ने कही थी। अब बात करते हैं उस दौर की जब 2000 के दशक में शुरुआत में बॉलीवुड में वेस्टर्न डांस स्टाइल का बोलबाला बढ़ गया। रेमो डिसूजा, गणेश आचार्य जैसे नए कोरियोग्राफर आ गए। सरोज खान के पारंपरिक डांस को लोगों ने पुराना स्टाइल कहकर रिजेक्ट करना शुरू कर दिया और उन्हें फिल्म इंडस्ट्री में काम कम मिलने लगा। सरोज खान ने सोचा कि अगर फिल्में गाने नहीं दे रही तो टीवी के जरिए डांस को वो जिंदा रखेगी। उन्होंने रियलिटी शोज में जज के तौर पर काम किया। संजय लीला भंसाली ने जब देवदास बनाई तो माधुरी के गानों की कोरियोग्राफी के लिए सिर्फ सरोज खान को बुलाया। वो गाना था डोला रे डोला और इससे सरोज खान की वापसी सुपरहिट साबित हुई। सरोज जी कहते कि डांस मेरी सांस है, अगर इसे छोड़ देती तो मेरा जीना मुश्किल हो जाता। उन्हें लगता कि अब नए स्टाइल्स में भावनाएं कम है। अब बताते हैं माधुरी दीक्षित और सरोज खान की आखिरी मुलाकात के बारे में। 2000 दशक के बाद बॉलीवुड में डांस का अंदाज तो बदल गया। वेस्टर्न, हिप हॉप और फ्यूजन स्टाइल ज़्यादा पॉपुलर हो गए। सरोज खान के गानों की मांग कम होने लगी। बड़े बड़े बैनर अब नए नए कोरियोग्राफरों को मौका दे रहे थे। माधुरी भी फिल्मों से दूर होकर अपने परिवार में बिजी हो गई, लेकिन सरोज खान हमेशा कहती, माधुरी के बिना मेरी कोरियोग्राफी अधूरी है, वही मेरी जान है। जब सरोज खान बीमार हुई, उन्हें लगभग काम मिलना बंद हो गया तो माधुरी ने उनसे मिलने का निश्चय किया। वह उनके घर पहुंची जहां सरोज जी काफ़ी कमज़ोर थे, लेकिन आंखों में वही चमक आज भी बरकरार थी। सरोज बोली, माधुरी मेरे कदम अब थक गए हैं, लेकिन तेरे डांस में मैं हमेशा जिंदा रहूंगी। माधुरी ने भी थोड़ा इमोशनल होकर कहा, आपने मुझे सिर्फ डांस ही नहीं सिखाया बल्कि एक्सप्रेशन के जरिए जीना सिखाया। मैं आपसे वादा करती हूँ कि आपके स्टाइल को हमेशा अपने डांस के जरिए जिंदा रखूँगी। 2020 में जब सरोज खान जी का निधन हुआ तो माधुरी ने कहा, मेरे कैरियर की सबसे खूबसूरत धुनों में आपकी ताल है, आप हमेशा मेरी गुरु रहेगी। ऐसा ही रिश्ता सरोज खान का बाकी और एक्टर्स के साथ भी था। शायद ही कोई ऐसा एक्टर या एक्ट्रेस हो जिसने सरोज खान के साथ काम ना किया हो। आपको वीडियो कैसी लगी? वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को शेयर करें। थैंक यू।